साल 1984 जब बाकी बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे, एक 12 साल का लड़का कोडिंग कर रहा था और अपना खुद का वीडियो गेम बना रहा था। और वो एक जीनियस था जो सबसे अलग, और इसी वजह से इसके पास कोई दोस्त नहीं थे। उससे बहुत तंग किया जाता था, लेकिन फिर भी उसे हार नहीं मानी। आज रॉकेट, इलेक्ट्रिक कारों और एआई टूल्स बनाकर उससे लड़का दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। और ये एलोन मस्क की कहानी है। एलोन मस्क 1971 में दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया शहर में पैदा हुए थे। उसके पिता के एक मशीन इंजीनियर थे और उनकी माँ एक मॉडल और डाइटिशियन थी। बचपन में एलन की एक समस्या थी, वो अक्सर ट्रांस जैसे हालत में चले जाते थे। उन मौके पर उनके पास आसपास क्यों क्या हो रहा है उसी उन्हें जरा भी खबर नहीं थी। उनके माता पिता और डॉक्टर के लगा कि उनकी सुनने की क्षमता में कुछ गड़बड़ है, लेकिन बाद में पता चला कि उन एपिसोड के दौरान उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता था। वह बाहर दुनिया पर ध्यान नहीं दे पाते थे और उनका पूरा दिमाग जटिल विचारों कल्पना करने में लग रहता था। बुनियादी रूप से उनका दिमाग अंदर ही अंदर पूरी तरह से कार्यशील विज्ञान प्रयोगशाला की एलन घंटों तक विश्लेषण विज्ञान का था कि किताबों पढ़ने में लगा में थी। और इन किताबों ने उन्हें बहुत बुद्धिमान बना दिया था। एक रात वो अपने चचेरे भाई बहनों के साथ बाहर खेल रहा था, जब उनमें से एक ने कहा कि इन्हें उसे अंधेरे में डर लगता है। अलग ने जवाब दिया कि अंधेरा बस एक रोशनी की अनुस्पतिक है। एलन हमेशा लोग की तार्किक और तथ्यात्मक की तरीकों से जवाब देता था, जिससे दूसरे बच्चों को पसंद नहीं था। दरअसल उस स्कूल में काफी बुली किया जाता था। एक बार एक छात्रों की गिरावट ने उसे सीढ़ी से नीचे फेंक दिया और उसे इतना पीटा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन इस सभी घटनाओं ने एक एलन मस्क को बहुत मजबूत बना दिया था। दर्द और कठिनाई के सहन करने की क्षमता 8 साल की उम्र तक एलन का परिवार खुशहाल था। इस ये फोटो उन खुशहालों के समय की जो है कि, लेकिन सिर्फ 1 साल में सब कुछ बिखर गया। उसके माता पिता ने तलाक ले लिया, फिर भी एलन ने अपने माता पिता के साथ रहने का फैसला किया। 10 साल की उम्र में उसने पहली बार एक मॉल में कंप्यूटर देखा। उसने इतने प्रभावित हुआ कि उसने अपने पिता उसे खरीदने के लिए जिद किया। अंततः उसे 5 KB मेमोरी वाला एक कंप्यूटर मिला। बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा सीखने के लिए एक वर्कबुक के साथ आमतौर पर यह वर्कबुक 6 महीने पूरी करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन एलन ने सिर्फ 3 दिनों में पूरी की। बिना सोए लगातार काम करके 1984 में सिर्फ 12 साल की उम्र में एलन ने उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक वीडियो गेम बनाया। उसका नाम रखा ब्लास्ट। एक खिलाड़ी स्पेस शूटर गेम था, जिसमें खिलाड़ी अपने अंतरिक्ष यान के इस्तेमाल करने के लिए जहाजों को नष्ट करता था। उसने ब्लास्टर को एक कंपनी को $500 में बेच दिया। तकनीकी दृष्टि से इसका पहला कारोबार था। हाई स्कूल पहुंचते पहुंचते एलन को समझ आया कि वो दूसरे बच्चों से ज्यादा समझ सक्षम है और वे एक देश का उसके समझताओं की इस्तेमाल कर रहा था। वो देश का अमेरिका, लेकिन उसमें पहले उन्होंने कनाडा जाने की योजना बनाई, क्योंकि एलन की एक रिश्तेदार थी जो कनाडिया नागरिक है और कनाडिया कानून के अनुसार अपनी नागरिकता अपने बच्चों को ट्रांसफर करती थी। ऐसे ही में 7 साल का एलन कनाडा के लिए रवाना हुआ। कनाडा में वो अपने कजिन के साथ रहा था। अजीबोगरीब काम करने लगा। 1989 में उसकी माँ और भाई किस्मत के किम्बल में कनाडा में चले गए और इस दौरान एलन को एक स्वीट्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला। 2 साल के अंदर अपने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के ट्रांसफर कर लिया। आखिरकार अमेरिका में कदम रखा। 1995 में कॉलेज खत्म करने के बाद एलन और उसके भाई किस कंबल अपने स्टार्टअप के शुरू करने की इच्छा। उस समय इंटरनेट की तेजी से आम लोगों तक पहुंचने लगा था। भी स्थानीय व्यवसायों के दुकानों को खोजने के लिए लोगों को अभी तक शहर में पेपर डायरेक्टर इस्तेमाल करना पड़ता था। ये डायरेक्टर इस इलाके में सभी व्यवस्था की जानकारी देती थी। दिशा निर्देश के लिए लोग तो भौतिक मैप्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। एक दूसरे को पूछना पड़ता था। लेकिन एलन को आइडिया है कि क्यों ना व्यापारों के लिए ऑनलाइन लिस्टिंग बनाई जाए। एक वेबसाइट जहाँ पर शहर के व्यापारों की लिस्ट किया जाए और उन्हें कैटेगरीज में बांटा जा सके, जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, डॉक्टर, ताकि उन लोगों को आसानी से ढूंढ सके। और इसमें एक ऑनलाइन नक्शा भी होगा
दिशा निर्देश के लिए एलन और किम्बल ने एक छोटी सी अपार्टमेंट में किराए पर और एक आइडिया पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना स्टार्टअप का नाम जिस पर रखा एलन। दिन रात कोडिंग करता था। किम्बल दरवाजे दरवाजे जाकर दुकानों को जिम टूक पर लिस्ट होने के लिए मनाता था। एक साल के अंदर जिम टूक की जिम टीम बढ़ गई। प्लेटफॉर्म में सुधार हुआ और ग्राहक जल्दी से जुड़ने के बाद जिप2 ने दूसरी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। यह देखकर कंपनी ने $3 मिलियन और फिर $50 मिलियन फंडिंग हासिल की। 1999 में जब इंटरनेट बूम अपने चरम पर था और बड़ी कंपनी स्टार्टअप को करने के लिए उतावली थी, तभी कॉम्पैक्ट ने जिप2 को 37 मिलियन में खरीदा। अपने शेयरों को बदलते एलन को 22 मिलियन मिले और बस 27 साल की उम्र में एलन मस्क मल्टी मिलियनर बन गए। एलन उस पैसे के साथ आराम से रिटायर हो सकते थे, लेकिन जिप2 की सफलता और उनके भविष्य के प्रतिशत के बराबर भी नहीं थी। वैसे अगर तुम कोई बिजनेस चल रहे हो और शुरू करने का सोच रहे हो तो याद रखो कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही सफलता की गारंटी नहीं। प्रोडक्ट के साथ साथ तुम रोजमर्रा की काम जैसे कि बिल भोजना, अकाउंटिंग, भर्ती और ग्राहक संबंधी भी संभालने होंगे। क्या बढ़िया होगा अगर हम सबके लिए सब इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जारी कर सके। खैर, ये ऑडो के साथ कॉलेज के दौरान जब एलन ने नोवा स्कॉटिक बैंक में इंटर्नशिप की थी, उसने एहसास हुआ कि बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी धीमी और पुराने ज़माने की है। तब उसने तय किया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बदलाव लाना है। उसका वजह विजन न था कि बैंकिंग के हर पहलू, पेमेंट, निवेश, लोन और बचत खाते की पूरी तरह से ऑनलाइन किए जाए बिना किसी फिजिकल ब्रांड की जरूरत की। इस वजह से के साथ उसने $12 मिलियन का निवेश किया और 1999 में X.com लॉन्च किया। लेकिन उस समय में लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा नहीं था। ऑनलाइन बैंकिंग तो सोचने की बात थी। इस वजह से एलन ने के लिए ग्राहक को आकर्षित करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए एलन ने एक बेहतरीन योजना बनाई। उसने हर नए यूजर को शामिल होता था तो $20 फ्री में देने की पैकेजिंग शुरू की। ग्राहक को $20 तुरंत खर्च कर सकते थे। इसके अलावा अगर कोई ऐप सलाह देता है तो उसे $10 का रेफर बोनस भी मिलता था। इस रणनीति से इतनी सफल हो रही कि बस 2 महीनों में X.com के 2 लाख यूजर हो गए। लेकिन समस्या ये थी कि एलन अकेला ऐसा नहीं कर रहा था। लगभग इसी समय की युवा एंटरप्रेन्योर पीटर थिल ने पाइपल नाम की एक डिजिटल बैंक शुरू की। दोनों कंपनी एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी। लेकिन साल 2000 की शुरुआत में उन्होंने समझा कि अगर इस तरह के लड़ते रहे तो दोनों कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। तो मार्च में दोनों कंपनियों का वीएल हो गया। एलन ने नई कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक को सीईओ बनाए गए और कंपनी का नाम X.com रख गया। लेकिन विलन के बाद यह साफ हो गया कि एलन और पेपल के साथ संस्थापकों के बीच कई मतभेद थी। जबकि एलन चाहते थे कि कंपनी का नाम X.com के कर्मचारियों को और ग्राहक का नाम पेपल पसंद था। इसके अलावा एलन की प्रबंध शैली की काफी कठोर। उसने अपने कर्मचारियों पर बहुत ध्यान दिया कि उसकी गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की। जो काम आमतौर पर दिनों या हफ्तों में होते थे। एलन उसकी उम्मीद इतना था कि सिर्फ कुछ घंटों में पूरे हो। उसी समय एलन ने अपनी लॉन्गिटिव गर्लफ्रेंड जॉनिस्टिम से शादी की और दिसंबर 2000 में वो अपने हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। और इस मौके पर का फायदा उठाते हुए कंपनी के सीनियर इंटीग्रेशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस सीईओ के पद से हटा दिया और पीटर थिल को नया सीईओ बना दिया। एलन ने वापस लौटने के बाद नियंत्रण हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। हालांकि ये पाइपल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना रहा। किस्मत से पीटर थी कि अगुवाई में पाइपल ने भी काफी बढ़ोतरी की और 2002 में eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील में एलन को कुछ $180 मिलियन मिले। पेपल की सफलता के बाद एलन सिलिकॉन वैली से सबसे सफल उद्यम में से एक बन गया। लेकिन ठीक उसी समय एलन की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख आया कि बीमारी के कारण उन्होंने अपने 2.5 महीने की बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना के एलन पर गहरा असर डाला। वो 3 हफ्ते तक नहीं लौटा क्योंकि उस घर में खाली झूले को देखने की हिम्मत नहीं थी। बचपन में एलन किताबों और प्रोग्रामिंग में डूबा रहता था ताकि वो बुलिंग का सामना कर सके। इसी
तरह अपने बेटे के नुकसान से निपटने के लिए उसने उसने काम में खुद को समर्पित किया। 2001 में 30 साल की उम्र में एलन ने फिर से एक ऐसे उद्योग में खोज की जिसमें बदला जा सके। बचपन में उसे स्पैम की बहुत रुचि थी और वो छोटे रॉकेट बनाकर लॉन्च करता था। तो उसे स्पेस सेक्टर की पड़ताल करनी शुरू की। एक दिन एक सवाल उसके मन में आया, अरे इंसान अब तक मार्स को क्यों नहीं खोज पाया। उसे नासा की वेबसाइट चेक की और पाया कि नासा के पास मार्स खोजने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं था। और उसी प्लस उसे ठान लिया कि उसकी अगली मिशन मार्स की खोज होगी। एलन ने दुनिया का बेहतरीन रॉकेट वैज्ञानिक से मुलाकात की और रॉकेट विज्ञापन की किताबों में ऐसा डूब गया कि जैसे खुद की रॉकेट विज्ञापन में माहिर हो। लगा कि एलन को लाइफ टू मार्स फाउंडेशन लॉन्च किया और मार्स एसोसिएशन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मुख्य लक्ष्य था कि मार्स पर एक प्रोजेक्ट डाउन हो भेजना और वो पहला पौधा उगाना। उसका मकसद दुनिया को साबित करना चाहता था कि मंगल पर जीवन संभव है। इस प्रयोग की कैमरों के जरिए दुनिया का दिखाना चाहता था कि और मंगल पुष्पेशन में फिर से ग्लोबल इंटरेस्ट जगाना चाहता था। एलन की योजना रूप से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक माइसाइल खरीदने की थी। उन्हें लॉन्च की व्हीकल और तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सोच रहा था। इसे कुछ एटोरेस विज्ञापन के साथ रुक जाने की योजना बनाई, लेकिन रुचियों के साथ बातचीत कभी सही नहीं हुई। रुचियों ने एलन के उसी उम्र के चलते गंभीरता से नहीं लिया। एलन वहां 3 मिसाइल खरीदने के लिए $20 मिलियन लेकर गए थे, लेकिन रूसियों ने सिर्फ एक मिसाइल के लिए $21 मिलियन का दिया। एलन और उसकी टीम ने समझा कि रूस से रॉकेट की उम्मीद करना बेकार है। लौटने के वक्त जाकी उसकी टीम ने निराश बैठी थी। एलन अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे, लगा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी टीम से कहा कि हम खुद रॉकेट बनाएंगे। उसने पहले अपने लैपटॉप पर कच्चे माल के निर्माण असेंबली और लॉन्च करने की लागत का हिसाब लगाया था। उसे समझ आया कि रॉकेट बनने के लिए कच्चे माल की लागत क्या होगी। यह कुछ तैयार कर रॉकेट की लागत का केवल 2 से 3% था। बची हुई लागत की बेहतर डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया के लिए जरिए कम किया जा सकता था। एलन ने समझ आया कि अंतरिक्ष उद्योग की असली समस्या ये नहीं थी कि अगर कोई मंगल की खोज नहीं कर रहा था, बल्कि यह था कि मानवता के पास ऐसा सस्ता रॉकेट नहीं था जिसके वो ऐसा कर सके। इसलिए वो अंतरिक्ष उद्योग को बदलने के लिए तैयार था। उससे और इस तरह स्पेस एक्स का जन्म हुआ। जून 2002 में एलन ने 75,000 स्क्वायर फीट का एक गोदाम खरीदा और उसे इस आधुनिक रॉकेट की फैक्ट्री में बदल दिया। बोइंग और नासा जैसे संगठनों के उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन रॉकेट विज्ञापन और इंजीनियरिंग नियुक्त किया। उसमें सिर्फ एक मिशन था, रॉकेट उद्योग में सबसे सस्ते और सबसे तेज रॉकेट बनाने वाली कंपनी का नाम बनाने के लिए एलन ने कई निर्देशों रणनीतियों का इस्तेमाल किया। जहाँ दूसरी एयरस्पेस कंपनियां डिजाइन और निर्माण टीमों को अलग अलग रखती थी, एक्सप्रेस की दोनों को एक साथ काम करने के लिए कहा। इसमें समय की बहुत और गलतियां कम हुई। फिर एक्सप्रेस ने वर्ल्डिंग इंटीग्रेशन अपनाया, यानी कि भाग वाले तृतीय पक्ष आपूर्ति से ले जाती थी। जैसे ही इंजन इंटरटेक और बैटरी पैक एक्सेंबल में बनते थे, क्योंकि सप्लायर की स्पीड स्लो थी और महंगे भी। आखिरकार एलन ने एक देखा कि दूसरी कंपनी रॉकेट के पार्ट्स पर 2-3 गुना ज्यादा खर्च कर रही थी, जबकि वो काम सस्ते और सामान से भी किया जा सकता था। इस पर एलन ने किया कि स्पेस पर पहला रॉकेट फाल्कन 1 में होगा। इस समय दूसरी कंपनी 700 किलोग्राम का पेलोड अंतरिक्ष में भेजने के लिए करीब 700 मिलियन चार्ज कर रही थी, जबकि एलन ने वही पेलोड सिर्फ 7 मिलियन में भेजने का वादा किया। एक्सप्रेस का टारगेट था कि फाल्कन एक को 1 साल में भीतर लॉन्च करे, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद इसे तैयार करने में पूरी 4 साल लग गए। आखिरकार 2007 में वो दिन आया। 70 फुट ऊंची चांदी जैसा फाल्कन 1 लॉन्च के लिए तैयार था। काउंटडाउन की खत्म हुआ और रॉकेट उड़ान भरने के लगा और पूरी टीम खुशी से झूम उठी। अचानक सिर्फ 25 सेकंड के बाद एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक छोटे से फ्लू की वजह से इंजन के आग लग गई। फाल्कन के का कंट्रोल खो गया और वो क्रैश हो गया। एलन और उसकी टीम सच में अपने सपनों में जलते हुए देख रही थी, लेकिन उन्हें हिम्मत जुटाया और तुरंत दूसरे लॉन्च की तैयारी करने लगी। 1 साल बाद फाल्कन का दूसरा लॉन्च हुआ। इस बार लॉन्च के 3 मिनट बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। पहली स्टेज पर अलग हुआ, लेकिन दूसरी स्टेज पर इंजन टाइमर बंद पड़ गया।
गया। नतीजा फाल्कन एक हवा में घूमते लगा और फिर क्या क्रैश हो गया। एलन दुखी था कि उसको पता था कि सफलता बहुत करीब है, तो उसने तीसरे लॉन्च करने की शुरुआत कर। अगस्त 2008 में फाल्कन का तीसरा लॉन्च करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर सफलता की उसके हाथ से फिसल गई। एक छोटी सी गलती, वह फाल्कन हवा में ही पड़ गया। कंट्रोल रूम में पूरी तरह से चुप्पी हो गई थी। रॉकेट के साथ एलोन ने 100 मिलियन की बरत कर दी। स्पेस एक्स पे पास सिर्फ एक लॉन्च के लिए पैसे बचे थे। अगर अगली कोशिश भी असफल हुई तो स्पेस एक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक तरफ स्पेस एक्स जूझ रहा था, दूसरी तरफ एलोन की दूसरी कंपनी भी टूटने लग कगार पर थी। टेस्ला जब एलन स्पेस इंडस्ट्री में आ रहे थे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी विश्लेषण कर रहे थे। एलन को पता था कि उस समय में गाड़ियों की निर्भरता जीवाश्म ईंधनों पर था और जीवाश्म ईंधन तेजी से खत्म हो रही थी। साथ ही प्रदूषण भी फैला रहे थे। इसी वजह से क्यों भविष्यवाणी थी कि आने वाले समय में सरकार साफ ऊर्जा के चलने वाले गाड़ियों की तरफ मुड़ना पड़ेगी। सस्पेक्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियां भविष्य के लिए उस समय कुछ कंपनी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च की थी, जैसे कि जनरल मोटर्स ईवी के लिए धीरे धीरे चलने वाली और उनकी रेंज भी कम थी। सभी लोग सफल हो गए। इसके बाद ऑटोमोबाइल कंपनी ने इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एलन ने समझा कि अगर इलेक्ट्रिक कारों पर सफल होनी है तो उन्हें भी स्पीड, रेंज की कीमत और आकांक्षा के मामले में गैरों को कार को बेहतर होना पड़ेगा। लग्जरी उसे स्टार्टअप मिला, इस वजह से पर काम कर रहा था और वो स्टार्टअप का टेस्ला मोटर्स। टेस्ला की शुरुआत इंजीनियर मार्टिन के मार्क के लिए उसका आइडिया एक था। आर्ट पर फॉर्म इलेक्ट्रिक स्टार्टअप का कार बनाना, जिसका नाम था रोडस्टर। पारंपरिक इलेक्ट्रिक कारों लेने एग्जिस्ट बैटरियों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन टेस्ला ने पहले अपने रिसर्च में पाया कि अगर रोडस्टर की जल्दी चार्ज करना है तो 300 किलोमीटर की रेंज चाहिए, तो उसे उन बैटरियों का इस्तेमाल करना होगा जो दोनों और लैपटॉप में होती है, लिथियम आयन बैटरी। इसके अलावा उनका प्लान था कि रोडस्टर जो 600 किमी घंटा सिर्फ 4 सेकंड में पहुंच जाए और उसके लुक्स और फीचर्स की बात करें तो काफ़ी बेहतर होगा। इस वजह विजन को देखकर एलन ने 2004 में टेस्ला में $4.5 मिलियन की निवेश किया और इसके प्रमुख निर्देशक बन गए। लेकिन जितना लागत थी टेस्ला की वजन इतनी मुश्किल की इसकी कार्यवाही लिथियम बैटरी और तकनीक का काफ़ी नहीं थी। इसे कार में इस्तेमाल करने के लिए बदलना बहुत कठिन साबित हो रहा था। इसके अलावा टेस्ला ने अनुमान लगाया था कि वो हर रोस्टर कार में केवल $65,000 में बेच पाएंगे, लेकिन 2007 तक कार बनाने की लागत अकेले $1 लाख तक पहुंच गई थी। इतनी ऊंची लागतों के टेस्ला का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से डर जाएगा। हालांकि गंभीरता को समझते हुए एलन ने खुद टेस्ला का सीईओ बनने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले कि कोई बड़ा कदम उठा सके 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट आया, जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। स्पेस एक्स के अलावा एलन के पास जो भी कैपिटल था वो पहले से टेस्ला में इन्वेस्ट हो चुका था। दूसरे विशेषज्ञों ने और पैसे डालने की मना कर दिया। नतीजा टेस्ला की दिवाली की कगार पर था। बेसिकली तो रात में एक तरफ था एलन ने किस पिक्सट की जो 3 लगातार लॉन्च में फेल होने के बाद तबाही की कगार पर थी, दूसरी तरफ टेस्ला मोटर दिवाली होने वाली थी। ऐसी स्थिति में कोई भी समझदार उद्यमी फंड जुटाना और कम से कम एक कंपनी को बचा लेता, लेकिन एलन ने बिल्कुल अलग से उन्हें अपने मैकलेन कार को दूसरी व्यक्तिगत कंपनी बेचकर उसे पैसे टेस्ला में लगाया था कि थोड़े और दिन में पास है कि इसके साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फाल्कन एक चौथी लॉन्च करने की सफलता बनाने अपनी इन्वॉल्वमेंट निभाई। आखिरकार दिसंबर 8 में फाल्कन एक चौथी लॉन्च कर दिया आ गया। एक बार फिर फाल्कन एक लॉन्च पैड के दौर तैयार खड़ा था। स्पेसएक्स की भविष्य और खुद एलन का भविष्य, इस रॉकेट पर सब कुछ निर्भर था। उल्टी गिनती खत्म हुई और रॉकेट उड़ान भरने के वाला चरण सफल रहा, दूसरा चरण सफल रहा और तीसरा चरण भी सफल रहा, लेकिन अभी किसी से जश्न नहीं बना। क्यों मिनट बाद कंट्रोल रूम सब लोग चेयर करने लगे। स्क्रीन पर कन्फर्मेशन आ गया कि फाल्कन एक कक्ष में पहुंच गया।
स्पेसएक्स दुनिया की सबसे पहली निजी कंपनी बन गई जो ऐसा कर पाई। बस कुछ हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को 1.7 अरब डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की तरह स्पेसएक्स को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सामान पहुंचाना था। इस समझौते के कारण स्पेसएक्स दुनिया का सबसे पहला सफल प्राइवेट स्पेस कंपनी बन गई। लेकिन दूसरी तरफ टेस्ला अभी भी संघर्ष कर रही थी। इसलिए एलोन ने व्यक्तिगत रूप से निर्वेश से संपर्क किया और उन्हें समझ आया कि कार तो तैयार है और हजारों लोगों ने पहले ही इसे प्री ऑर्डर कर दिया है। उन्हें बस कारों में बड़े पैमाने पर बनाने और ग्राहकों तक पहुंचने के लिए फंडिंग की जरूरत थी और थी। आखिरकार एलोन की मेहनत रंग लाई। क्रिसमस की पूर्व संस्था पर उन्हें $40 मिलियन की आपातकालीन फंडिंग मिली और टेस्ला कुछ ही दिनों पहले दिवालिया होने से बच गई। इस फंडिंग के साथ टेस्ला ने रोस्टर का समग्र उत्पादन की डिलीवरी शुरू की। इसी सफलता की ने दुनिया के सब को साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कार तेज लंबी दूरी तय और क्लास सी हो सकती। लेकिन एक समस्या थी, रोस्टर का 2 सीटर स्पोर्टर कार थी जो काफी महंगी थी और केवल 1 लाख एक खास ग्राहक वर्ग के लिए बनाई गई थी। एलन को पता था कि अगर टेस्ला भविष्य में एक सफल और बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनना चाहता है तो उसे मास मार्केट के लिए कार बनानी होगी और इस वजह से 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च किया, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान जो सिर्फ 4.2 सेकंड में ही 0 से 97 किमी घंटा की स्पीड पकड़ लेती थी। एक बार चार्ज करने के बाद इसकी रेंज लगभग 500 किमी थी और उसका लुक बहुत कूल था। लेकिन मॉडल एस की खास बात ये थी कि सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, एप्पल पहियों वाला एक कंप्यूटर था जिसमें एक विशाल 17 इंच टच स्क्रीन था जिसमें यूजर कार की हर फंक्शन की वर्चुअली कंट्रोल कर सकते, जैसे कि लाइटिंग, क्लाइमेट, नेविगेशन और इंटरनेट की और लैपटॉप या मोबाइल फोन की तरह सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए जारी इसमें से नई सुविधाएं और सुधारों के लिए जोड़े जा सकते। जब कोई यूजर कार के पास आता तो कार के दरवाजे की हैंडल ऑटोमेटिक बाहर आ जाती थी। इसकी वजह से मॉडल की ये सिर्फ एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार नहीं थी, ये बाकी गाड़ियों से कई बेहतर थी। जैसे कि लॉन्च हुई मॉडल एस काफी सफल हो गया और इसे मोटर ट्रेंड द्वारा कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके बाद न सिर्फ टेस्ला ने अपनी आईपीओ लॉन्च की बल्कि 2013 तक ये मुनाफा कमाने लगी थी। फिर टेस्ला ने मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई लॉन्च किए और 2017 तक टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई। आज टेस्ला पूरी तरह से आत्मा ड्राइविंग कार बनने के लिए बहुत करीब है। दूसरी तरफ स्प्रेग एक्स ने फाल्कन 9 लॉन्च किया जो फाल्कन 1 की तुलना में 500 गुना अधिक वजन को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। फिर 2015 में उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया जिसकी हर लॉन्च के लिए नए रॉकेट बनाने की जरूरत खत्म हो, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत काफी कम हो गई। स्पेसएक्स की जारी एलन ने स्टार्टिंग नाम की तरह हजारों उपग्रह की लॉन्च की, दुनिया भर की कई हिस्सों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और आज वो अपने एक तरह सबसे बड़ी रॉकेट स्टार्टिंग बना रही को मंगल पर जाने में सक्षम होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में क्रांति लाने के लिए एलन ने बोरिंग कंपनी के हाई पोल्यूशन की भी ख्याल रखा। 2015 में उन्होंने न्यूरालिंक लॉन्च किया जो मानव दिमाग में कंप्यूटर चिप्स लगाता है ताकि दिमाग और कंप्यूटर के बीच में सीधे संपर्क को सक्षम किया जा सके। इसे इलॉन का हालिया कदम 2023 में ट्विटर को खरीदा था कि ताकि सोशल मीडिया की दुनिया में प्रवेश कर सके। इसके साथ ही इन्होंने XAI के माध्यम से एक AI कंपनी भी शुरू की है। इन सारी कंपनियों की वजह से एलन दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं जिसकी संपत्ति लगभग 400 मिलियन है, जो एक दूसरे सबसे बड़े अमीर इंसान जैसे कि बेसिस संपत्ति लगभग दोगुनी। लेकिन जितना अमीर एलन है उतने ही विवादों में भी है। इनके कर्मचारियों ने कठिन कामकाजी हालात के अत्यधिक कार्य दबाव के बारे में शिकायत की है। ट्विटर खरीदने के बाद उन्होंने एक साथ हजारों कर्मचारी की छंटनी कर दी। इसके बाद विवादास्पद ट्विटर अक्सर स्टॉक की कीमतों पर नकारात्मक अक्सर डालते हैं। आखिरकार उन्होंने चुनावी अभियान के लिए लगभग 280 मिलियन का
दान किया। एलन का राष्ट्रपति ट्रंप के काफी करीब आ गए। इसी वजह से उनके पास पैसे और राजनीतिक सत्ता का खतरनाक मेल है। और कुछ लोग डरते हैं कि वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते। लेकिन ये इन सब का बावजूद एक बात 100% से एलन के बारे में, या तो आप उन्हें पसंद करते हैं या नफरत करते हैं। आप उन्हें नजरअंदाज कर नहीं कर सकते कि एक इंसान भविष्य का इंतजार नहीं करता, खुद का भविष्य बनाता है। ये है एलन मस्क की कहानी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।